हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड की, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर ली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, जिसपे हमने बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर के देख लीजिए। मैं इस वीडियो में ऊपर आई के बटन में भी आपको जो है लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पर अगर उससे पहले आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बोलता क्या है? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में बात की गई है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कैसे आप डिसाइड करोगे। अब कैसे डिसाइड करोगे का मतलब क्या है? देखो, आपको हर एक साल में, एक टाइम पीरियड में, जैसे ही आपके फाइनेंशियल ईयर तैयार करने होते हैं ना, तो उसमें आपको पूरी अपनी ट्रायल बैलेंस, P&L, अपना बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। और उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, उस इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, वो इन्वेंट्री का प्राइस क्या है मार्केट में, वो सब आपको बताना पड़ता है। इसीलिए इन्वेंट्री की वैल्यू जानना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात। सेकेंड बात अब आपकी आती है कि इन्वेंट्री, आप सोचोगे इन्वेंट्री तो सिर्फ हमारे पास एक ही पड़ी होगी जो हमने खरीदी है, बट नहीं। देखो, आपने इन्वेंट्री खरीदी, आपने कुछ सामान खरीदा, प्लस कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप प्रोडक्शन कर रहे होगे। तो आज मान लो 31 मार्च है, 31 मार्च के दिन आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होंगे जिसपे आप आधा काम कर चुके हो। ये व्हाइट बोर्ड ही मान लो, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड बनाने का काम है मेरा। तो मेरे पास रॉ मटेरियल था इसका, ये जो व्हाइट शीट होती है या जो इसके नीचे गत्ता जो भी होता है सामान, और जो इसके कॉर्नर्स में आप देख सकते हो जैसे ये प्लेट्स लगी हुई हैं या ये जो भी होता है स्टील सा। तो मैंने क्या किया, 31 मार्च पे ना मेरे पास 5000 ऐसे जो है गत्ते और ये सब मैंने रेडी कर लिया। बट ये पूरा प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, ये पूरा फिनिश गुड के रूप में रेडी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि इस दिन पे जो ये माल मैंने बना लिया है, जो वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, जिसपे आधा काम हो चुका है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये जानना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है उसकी वैल्यू भी मुझे फिर जाननी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें डिस्कस की गई हैं वैल्यूएशन ऑफ आपकी इन्वेंट्री में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी जो है इन्वेंट्री की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है, तो उस पर्पज से लिए आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो चलिए, पहली पॉइंट तो बात हुई ये। दूसरा पॉइंट हुआ कि अब इन्वेंट्री है क्या, ये इन्वेंट्री किस चीज का नाम है, क्या भला है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री आपकी एसेट्स होती हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या इंक्लूड की गई है, हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस है ये व्हाइट बोर्ड बेचना, तो मेरे बिजनेस का काम है व्हाइट बोर्ड बेचना। तो मेरे पास जो है 50 व्हाइट बोर्ड पड़े हैं तैयार हुए फाइनल गुड के लिए बेचने लायक, पर अभी तक किसी को बिके नहीं है, ये बेचने के लिए मेरे पास पड़े हैं। तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स के लिए रखा गया है, ऑफ बिजनेस के लिए रखा गया है। अब मान लो मेरे पास ऐसे 50 मार्कर पड़े हैं और मुझे ये बेचने हैं, मेरे काम की नहीं है, मैं लेके आई थी पर मुझे ये बेचने हैं। अब मेरे को इसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है, मैंने इसको यूज भी नहीं किया, एज इट इज पड़े हुए हैं। सो आई एम थिंकिंग टू सेल इट, बट ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है ये मार्कर बेचना डेली की डेली। ना ही मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे गाड़ी बेचनी है, तो वो मेरे बिजनेस की गाड़ी है, परंतु क्या मेरा बिजनेस गाड़ी बेचना है? नहीं, मेरा बिजनेस है व्हाइट बोर्ड बेचना। तो व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रखा गया है और सेल के लिए रखा गया है, तो ये इन्वेंट्री होगी। लेकिन गाड़ी वो मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो सिर्फ बेचने के लिए जरूर रखी गई है, पर मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो इन्वेंट्री नहीं होगी। वही मान लो अगर मेरा बिजनेस ही होता गाड़ी की खरीद बेच करना, तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाती। तो इस केस में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है उसका बिजनेस क्या है, क्या ये उसके ऑर्डिनरी कोर्स में आता है। अगर आता है तो ये उसके लिए इन्वेंट्री है, अगर नहीं आता तो टाटा बाय बाय, दिस इज नॉट योर इन्वेंट्री।
अब बात करते हैं सेकंड चीज जो इन्वेंट्री है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। पहली बात तो हुई कि हमने सेल के लिए रखा है। अब दूसरी चीज, अगर इस सेल के लिए कुछ प्रोडक्शन करना है और उसके प्रोसेस में आपका कुछ सामान है, ठीक है, प्रोसेस में आपका कुछ सामान है, जैसे ये बोर्ड बन रहा है, उसके प्रोसेस हो रहा है, तो आधा काम हो गया, इसके प्रोडक्शन का जो काम चल रहा था वो आधा हो गया। तो इस प्रोसेस में जो चीजें रखी हुई हैं वो चीजें भी आपकी इन्वेंट्री है। लास्ट चीज जो इन्वेंट्री में इंक्लूड की गई है वो है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज। कुछ भी मटेरियल, आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, व्हाइट बोर्ड बनाना है तो ये व्हाइट शीट आई होगी, ये इसका प्रॉपर जो ये एरिया है ये आया होगा, इसका ये प्लास्टिक का पोर्शन आया होगा, तो ये सब चीजें आई होंगी। तो ये सब क्या है, मटेरियल सप्लाईज हो गए जो है हमारे पास है। तो ये भी जो है ये कंज्यूम हम करेंगे इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में। एक तो है कि आधा प्रोडक्शन हो गया तो वो भी हमारा है, बट अगर अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ बट हम करने वाले हैं तो वो चीजें, वो मटेरियल भी हमारे लिए इन्वेंट्री होंगी। और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो ये सब चीजें आपकी हो गई इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मली हमने कितने तरीकों में क्लासिफिकेशन की गई है इन्वेंट्री की। सबसे पहले रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, आधा सामान हो गया आधा भी नहीं हुआ, फिनिश गुड। देखो मैंने ये बोर्ड बनाना है, इसके लिए मेरे को चाहिए प्लास्टिक का ये पोर्शन जो भी हमने आपको दिखाया, ये स्टील का पोर्शन, ये व्हाइट शीट आपको चाहिए, और इसके नीचे कुछ अगर गत्ता वत्ता लगा होगा या कुछ भी अदर मटेरियल लगा होगा तो ये अदर हमें चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग ये चीजें हमारी बन जाती है रॉ मटेरियल। अब देखो मैंने क्या किया, एक शीट उठा ली, ठीक है, एक व्हाइट पोर्शन उठा लिया और उसको प्रोडक्शन के लिए डाला हुआ है, प्रोडक्शन चालू है इसका, अभी इसका आधा चीजें रह रही हैं लगानी, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारी इन्वेंट्री है, पर अभी ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ जो भी आपका सामान है। तो ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आधा काम हो गया है आधा चल रहा है, या थोड़ा सा भी काम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है 50% हो गया तभी वर्क इन प्रोग्रेस है, नहीं, 1% भी अगर हो गया सो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि आपका काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट वन इज, जैसे ही व्हाइट बोर्ड तैयार हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका फाइनल गुड। यहाँ पे आके ही आपका बन जाता है फाइनल गुड्स। तो ये तीन चीज आपकी हो गई, अभी हमने डिस्कस। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो फिनिश गुड बन गया है, अभी वो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, 10, 12, 25, 30, 50 हजार जो भी हुआ है वो स्टॉक मैंने करके रखा हुआ है बेचने के लिए। तो ये स्टॉक इन ट्रेड, बेचने के लिए रखा हुआ है तो यानी ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है, सो दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। ये भी हम बोल सकते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लूज एंड टूल्स हो गई, ठीक है, और भी स्पेयर पार्ट्स हो गए, अगर वो जो है आपकी पीपीई वाली यानी कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वाला जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो वहां पे अगर वो चीज को फॉलो कर रहा है या उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसमें कवर हो जाएंगी, बट अगर नहीं हो रहा तो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वो कवर हो जाएंगी। अब ये चीजें किस में एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस किस चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइड करने वाले को आप कैसे बताओगे कि उसने कितने रुपए की सर्विस दे दी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि आपके शेयर्स, बॉन्ड्स और ये सब चीजें। और प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपकी है जिसपे एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी हम पूरा पोर्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद इसकी डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, इसका गोल्डन रूल क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में बात क्या की गई है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। सो पैरा 5 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, जिसमें बात की गई है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की, उसमें कहा गया है कि आप जो अपनी इन्वेंट्रीज है उसकी जब भी वैल्यू करोगे तो वो क्या करोगे, कॉस्ट और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, उन दोनों में से जो सबसे कम प्राइस होगा आप वो अपने बुक्स में रखोगे कि आपकी इस इन्वेंटर की जो वैल्यू है वो इतनी है। तो ये बात हमारी पैरा 5 में कही गई है जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि जो इसमें बोला गया है पैरा 5 में कि आप एक क्या देखोगे, कॉस्ट देखोगे, दूसरा देखोगे एनआरवी देखोगे, और फिर देखोगे कि इन दोनों में से किसका प्राइस कम है, और वो फिर आप अपने जो इन्वेंट्री है उसमें आप लिखोगे, अपने बुक्स में उस इन्वेंट्री की वैल्यू आप इनके अकॉर्डिंग करोगे। अब बात करते हैं कि कॉस्ट में हम क्या लेंगे, कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट को कैसे हम जो है देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है, या फिर एनआरवी कैसे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी है। तो अब बात करते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में कि कॉस्ट कैसे दिखा लेंगे और एनआरवी कैसे निकालेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट की बात कर लेते हैं पहले, कि अगर हम देखें कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, तो उसके लिए हम 3 चीजों को प्लस करेंगे, 3 चीजें देखेंगे कि इन तीनों की वैल्यू क्या है, एंड देन उसको प्लस कर देंगे, और तब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी जब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि माल हमने कितने का लिया, हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज, कि उसका माल हमने कितने का परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का मैंने जो सामान खरीदा, ये व्हाइट शीट खरीदी, और ये जो साइड में इसके कोने में लगे हुए हैं जो स्टील टाइप के, वो मैंने खरीदे, तो उसका प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट कितना था। तो सबसे पहली चीज आएगी कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आपने परचेज किया है उसका कितना आपने पैसा दिया। सेकंड चीज जो यहाँ पे आएगी वो आएगी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि अगर आपका आधा काम हो चुका है, या फिर आपने इसको जो है माल को बनाने में, कन्वर्ट करने में कुछ खर्चा किया है, लेबर को पैसे दिया होगा कि भाई ये जो कच्चा माल है इसको तू बना, इसको व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर, तो उसको कन्वर्ट करने में आपको कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा, कन्वर्जन कॉस्ट बनी होगी, तो वो चीज इसमें आप लोगे। तीसरी आपकी आ गई अदर कोस्ट। अदर कोस्ट जो कि इसको बनाने में और इसको इसकी पर्टिकुलर सिचुएशन में डालने के लिए आपको लगे होंगे। तो ये तीनों चीजों को आप मिक्सचर करोगे, प्लस करोगे, तब जाकर के आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इनमें से भी आपको एक एक के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या लेंगे। अब मैं जो हूँ ये व्हाइट बोर्ड के लिए कुछ कच्चा माल लेके आई हूँ, साथ ही साथ कुछ और भी पेमेंट मैंने इसके लिए किया होगा, तो क्या वो भी मेरा कॉस्ट माना जाएगा इस सामान के लिए। तो एक एक चीज को हमें देखना पड़ेगा कि तीनों का भी कितना कितना प्राइस हम ले सकते हैं, या कैसे इस तीनों का अमाउंट हम डिटरमाइन करेंगे। तो पहली बात कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज में मैं क्या क्या लूंगी। सबसे पहली चीज कि इसका बेसिक परचेज प्राइस क्या है। मैं ये व्हाइट शीट लेके आई, बेसिक परचेज प्राइस इसका एक प्रोडक्ट के लिए था 100 रुपए, तो हमने दिया 100 रुपीज। प्लस हो सकता है कि इस पे मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया हो, तो वो डिस्काउंट हम यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी ट्रेड डिस्काउंट हो या कोई रिबेट हो। मान लो जो है 10 रुपए का था, तो ये मेरे पास अब बन गए 90 रुपए। अब मैंने इसमें कुछ और पेमेंट की होगी, कुछ और पेमेंट यानी कि इसको अपनी जगह तक लाने के लिए पैसा लगाया होगा, तो वो भी मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, यानी फ्राइट का पैसा प्लस कर देंगे। फ्राइट का पैसा मान लो 10 रुपए फ्राइट के लग गए, तो वो ऐड कर दिया। हो सकता है हमने इसमें कुछ ड्यूटी या टैक्सेस पे किए हों, हो सकता है कि कुछ टैक्सेस पे किए हों, और अगर वो टैक्स आपको रिफंडेबल है, रिफंडेबल यानी कि जैसे जीएसटी हो गया, परचेज पे जो आप जीएसटी देते हो, वो सेल के टाइम पे आप उस पे जो जीएसटी मिलता है उससे आप जो है उसका टैक्स इनपुट ले सकते हो। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो रिफंडेबल नहीं होते, जिनका इनपुट आपको नहीं मिलता, तो उसका क्या करेंगे, वो अमाउंट आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेते हो, ताकि आप आगे जाके अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दो और वो जो भी टैक्स आपने पे किया है वो आपको रिकवर हो जाए। तो नॉर्मली बिजनेस यही करता है। तो इसीलिए अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिफंडेबल है, यानी आप उनका इनपुट ले सकते हो आगे जाकर के, तो फिर आप उनको जो है छोड़ देते हो, उसको कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेबल टैक्सेस जो है नॉन रिफंडेबल है, जिसका रिफंड आपको नहीं मिलना, तो आप उसको भी यहाँ पे प्लस कर देते हो, ताकि कॉस्ट में पैसा ऐड करके जो आम जनता है उसके जेब से आप उसको निकाल लो। तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर दोगे अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं तो इस तरीके से आप निकालोगे कि एग्जैक्ट आपका मेन जो आपने सामान खरीदा है उसका परचेजिंग प्राइस क्या है। सो सबसे पहले बेसिक परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर नॉन रिफंडेबल है, फ्राइट इनवर्ड अगर कोई और आपका जो है एक्सपेंडिचर लगा है उसमें वो, और माइनस आपका ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। इन सबको आप जब दिखोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि उस पर्टिकुलर प्राइस जो सामान आपका है, इन्वेंटरी जो है उसका परचेजिंग प्राइस क्या है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज। अब सेकंड आप देखोगे कि मैंने सामान ले लिया, अब मैंने उसको कन्वर्ट किया होगा, मेरे पास अब व्हाइट बोर्ड का खाली ये गत्ते आ गए, ये साइड की चीजें आ गई। अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना मार्केट में दे जाऊंगी कि आप खरीद लो और इसको खुद अपना व्हाइट बोर्ड बना के यूज करो, नहीं, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको फॉर एक व्हाइट बोर्ड में, और तभी हम उसको सेल कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने में आपके पास दो तरीके की कॉस्ट आ जाती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो व्यक्ति इस व्हाइट बोर्ड को कन्वर्ट कर रहा है, कच्चे माल से एक पूरे व्हाइट बोर्ड बना रहा है, तो वो इसमें क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा,
ठीक है, यानी डायरेक्ट लेबर जो इस पे काम कर रही होगी। तो जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा है वो आप एज इट इज ले लोगे। मान लो एक प्रोडक्ट के लिए आपको जो है 100 रुपए डायरेक्ट लेबर को देना पड़ रहा है, तो आप पूरा का पूरा 100 रुपए ले लोगे कि आपका कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 100 रुपए लगा फॉर डायरेक्ट कॉस्ट में। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको मान लो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, और यानी कि जो आपका ओवरहेड है, जो आपके अदर जो आपका जो ऊपर से आपके ओवरहेड्स लगते हैं, जैसे कि रेंट का अमाउंट हो गया या कुछ और अमाउंट्स हो गए, और वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका माल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहा है, नहीं, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आप देखोगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है वो ज्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से, आपकी कैपेसिटी थी जो थी 100 रुपए की, पर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ वो 200 रुपए का हुआ, तो यहाँ पे अगर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो ज्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से, तो आप क्या करोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन का ही अमाउंट ले लोगे। लेकिन जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, एक्चुअल प्रोडक्शन अगर आपका हुआ है 80 का, पर आपने सोचा था 100 का होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? नॉर्मल कैपेसिटी लोगे। इन द केस अगर देखा जाए तो दोनों में से जो ज्यादा होगा आप उसका अमाउंट उसमें ले लोगे और कहोगे कि इतना अमाउंट हमारा जो है ये लगा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, आपकी इन्वेंट्री बढ़ती है तो वो भी बढ़ते हैं, तो वहां पे आप जो एक्चुअल आपका प्रोडक्शन के लिए पैसा आपने लगाया होगा तो वो आप उसमें यूज कर लोगे। तो इन तीनों को मिलाकर के आपके पास आ जाएगा कन्वर्जन का कॉस्ट। कन्वर्जन का कॉस्ट पहला जो लेबर के लिए यूज हुआ, दूसरा आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड था उसका, और तीसरा आपका वेरिएबल प्रोडक्शन का जो ओवरहेड था उसका। बात यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन के ओवरहेड की हो रही है, प्रोडक्शन ओवरहेड के अलावा कोई ओवरहेड इसमें हम नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे ही हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वही हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेटली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी कॉस्ट को इन केस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन मोर देन वन प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस सिमिट्रीली। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साथ दो प्रोडक्ट आपके बन रहे हो, दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा हो, तो उस केस में आप दोनों प्रोडक्ट का कैसे निकालोगे कि किसका कन्वर्जन कितना है और किसका कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? ठीक है, मान लो मेरा पेन और पेंसिल एक साथ ही निकल रही है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम हमने किया हुआ है, तो उस केस में मुझे कैसे पता चलेगा कि पेंसिल को कन्वर्ट करने में कितना कॉस्ट लग रहा है और पेन या मार्कर जो भी है उसको कन्वर्ट करने में कितना कॉस्ट लग रहा है? तो इस केस में आपके दो केस बनते हैं, पहला ज्वाइंट प्रोडक्ट और दूसरा मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं जब दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ कर रहे होते हो और वहां पे आपको निकालना मुश्किल हो जाता है कि एक प्रोडक्ट पे कितना कन्वर्जन कॉस्ट लग रहा है। तो जब बात करेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट की, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल दे आर एलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन अ रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां पे आपके दोनों प्रोडक्ट एक साथ निकल रहे हैं, तो वहां पे आप कौन सा मेथड करोगे कि आप उनको देखोगे कि एलोकेट कैसे करना है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑन द रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अब हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन स्टेज पे है, प्रोडक्शन के प्रोसेस पे है, पूरा प्रोडक्ट का प्रोसेस अभी नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट बने नहीं, आधा आधा काम हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि पेन में कितना काम हो गया या पेंसिल में कितना काम हो गया, कितना कितना जो कॉस्ट है वो लग गया? तो ऑन द रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ऑल मटेरियल, आप देखोगे कि जो वर्क इन प्रोग्रेस का सामान है उसका सेल वैल्यू कितना है, जो उसका सेल वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको बांट दोगे। और वहीं जब बात करें कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप देखोगे सेल वैल्यू कितना है उसके फाइनल गुड्स का, जो फिनिश गुड्स है उसका। मान लो एक प्रोडक्ट है, उसका जो फिनिश गुड है उसका सेल वैल्यू है 100 रुपीज, दूसरे का है 700 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कितना प्रोडक्ट है, मान लो 10 प्रोडक्ट है, तो इसका सेल वैल्यू पूरा हो जाएगा यहाँ पे 1000 और इसका हो जाएगा 7000। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे उसके बाद कि प्रॉपर कॉस्ट कितना लग चुका है अभी तक, टोटल कॉस्ट कितना लग चुका है। मान लो टोटल कॉस्ट अभी तक का लग चुका है 10,000 रुपए, तो
तो यहाँ पे आपकी सेल इसकी होने वाली है 1,000 की, और यहाँ पे 7,000 की सेल होने वाली है, और टोटल कॉस्ट हमने अभी तक लगा दिया है 10,000 का। तो इसकी रेशियो बन गई 19:7 और टोटल कॉस्ट है 10,000। तो इसमें से आप क्या करोगे, इस रेशियो में बांट दोगे, तो जो जो अमाउंट आएगा वो इसके और इसके में दिखा देंगे कि इतना इतना इसका कन्वर्जन का कॉस्ट लगा है। यानी कॉस्ट को हमें बांटना है, जो भी आपका सेल्स की वैल्यू आगे जाके होने वाली है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ये तो बात हुई आपकी जॉइंट प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी कि जिसको हम नहीं चाहते बट फिर भी वो बन रहा है। अब मैं कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ जिसमें मेरा मेन प्रोडक्ट तो ये है, बट साथ ही साथ कुछ कचरा भी निकल रहा है। ये कचरा है जिसको हम एज अ स्क्रैप भी स्क्रैप समझ लेते हैं, जो कि हम चाहते नहीं है बट फिर भी प्रोडक्शन के प्रोसेस करते टाइम ये इसका जो आगमन है वो हो ही जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये स्क्रैप को उठा करके बेच देते हैं, आज नहीं तो कल। तो जो ये स्क्रैप की वैल्यू होगी वो हम क्या कहेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। यानी इसका जो कॉस्ट है बनाने में, जो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा बनाने में, माइनस कर देंगे स्क्रैप की वैल्यू, क्योंकि जो स्क्रैप है वो बिक जाएगा मार्केट में तो उसका हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन में हमारा कॉस्ट लगा होगा कन्वर्जन में इस प्रोसेस में, तो वो कब निकलेगा, जब हम उसमें से स्क्रैप की वैल्यू माइनस कर देंगे। मान लो 100 रुपए का कॉस्ट इसका था, स्क्रैप का अमाउंट था 50 रुपए, तो हम क्या मानेंगे कि 50 रुपए माइनस करके जो एग्जैक्ट 50 रुपए बचा है वो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट हम मान लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट की। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज scrap or waste materials by their nature and immaterial. In such case, they are measured at NRV and such value is deducted from the cost of main product. तो उसकी हम NRV निकाल लेंगे, मार्केट में कितने की स्क्रैप बिकेगी, और फिर मेन प्रोडक्ट में से उसको माइनस कर देंगे कि हमारा जो एक्चुअल में कन्वर्जन हुआ है वो इतने रुपए में हुआ है। अब बात करते हैं अदर कॉस्ट। देखो 3 कॉस्ट हमें मिलानी है, तब जाकर के हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता चलेगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता चलेगी तो हम जाकर के एनआरवी से उसको कंपेयर कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 चीजें आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज कितने में खरीदा, कन्वर्ट कितने में किया, और उसमें अदर चार्जेस, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज हमने देख लिया कि जो जो खरीदा है उसमें ड्यूटीज लगी, फ्राइट लगे और कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दिया। कन्वर्जन में हमने देखा कि कन्वर्जन में डायरेक्ट कॉस्ट जो है एक्चुअल में ले लेंगे, इनडायरेक्ट है तो देखेंगे कि फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है। वेरिएबल है तो एक्चुअल ले लेंगे, फिक्स्ड हुआ तो देखेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है नॉर्मल से तो एक्चुअल लेंगे, और एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ है नॉर्मल से तो नॉर्मल का अमाउंट ले लेंगे। और उसके बाद हमारा था जॉइंट प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं अदर कॉस्ट, लास्ट वाली। अदर कॉस्ट में क्या होता है, इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। उसकी जो अभी की कंडीशन है या प्रेजेंट लोकेशन है वहां तक लाने में अगर कुछ खर्चा हुआ है तो वो अदर कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, जो हमारे पिछले दोनों में इंक्लूड नहीं हुए। जैसे कि डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर। कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको स्पेसिफिकेशन दी कि मुझे जो है ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने डिजाइनिंग करवाई, तो जो डिजाइनिंग का खर्चा हुआ वो भी क्या हो गया, एक तरह से कॉस्ट में ही इंक्लूड हो गया। पर आप उसको कहाँ लोगे, आप उसको कन्वर्जन में भी नहीं ले रहे हो, आप उसको कॉस्ट ऑफ परचेज में भी नहीं ले रहे हो, तो कहीं तो जाएगा, तो वो अदर कॉस्ट में आ जाएगा। तो ऐसी जितनी भी आपकी कॉस्ट हो गई जो इन दोनों सिचुएशन में नहीं इंक्लूड हो पाई, वो आपकी अदर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी, जो कि आपकी कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो यहाँ तक की बात हो गई हमारी किसकी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। अब एक यहाँ पे चीज है इंक्लूजन एक्सक्लूसिव फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी ये वो चीजें हैं जो आप अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ले ही नहीं सकते। पहली एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, अब आप क्या करते हो, रोज सुबह मंडी जाते हो, वहां से सब्जी खरीद के लाते हो और मार्केट में छोटी छोटी मार्केट्स में जाकर के बेच देते हो। आपको पता है कि मैं 50 किलो अगर टमाटर लाऊंगा तो 5 किलो रास्ते में खराब हो जाएंगे, उसको जो रास्ते में आते आते कहीं गिर गए, दब गए, खराब हो गए, तो वो 5 किलो जो आपको पहले से लग रहा है कि खराब हो जाएंगे, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे सिर्फ 45 किलो ही बेचने हैं। अब मैं 50 किलो का खर्चा करके आया हूं और मुझे 45 ही बेचने हैं, तो जो वो 5 किलो आपने खरीदे हैं ना एक्स्ट्रा, उसका प्राइस भी आप उस 45 में करके उसको बेचोगे। तो वो तो हुआ नॉर्मल लॉस, जो कि आप अपना क्या कर लेते हो, दूसरे प्रोडक्ट जो बाकी के प्रोडक्ट बचे हैं उसमें उसका कॉस्ट बढ़ा करके अपना मैनेज कर लेते हो। लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, एबनॉर्मल कॉस्ट यानी जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, पर कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से, अब आपने पी रखी थी, ड्रिंक कर रखा था, तो आप आ गए अपना ड्राइव करते हुए, तो वो सारा ठेला आपका गिर गया, तो वो क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हो गया। या फिर बहुत सारा आपका जो था सामान गिर गया, तो वहां पर क्या हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो आपकी गलती के कारण हुआ है। सो
एबनॉर्मल लॉस जो है वो आप अपने कस्टमर से नहीं जो है ले सकते, उसको कोस्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर एबनॉर्मल लॉस डालने लग गए तो वहां पे आपकी कोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आप उसमें नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बोला गया है जो एबनॉर्मल लॉस है, जो नॉर्मल के अलावा लॉस हुआ है जिसमें आपकी गलती है, उसका आप जो है उसको एक्सक्लूसिव रखोगे, आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, इननॉर्मल लॉस आप इसमें नहीं लोगे। सेकेंड, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोस आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। देखिए, अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट है जो कि आपने स्टोर किया हुआ है, सामान स्टोर किया है, तो वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन कौन सी स्टोरेज कॉस्ट आप इंक्लूड कर सकते हो? अगर प्रोडक्शन का प्रोसेस आपका चल रहा है और नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए उसको चाहिए, वो उसके लिए नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है, जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बट स्टोरेज कोड आपने उसको कॉस्ट आपने ऐसे ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपने सामान रखा हुआ है तो उसका भी आप जो है अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं रखोगे, इसको भी एक्सक्लूड रखोगे। नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है वो सामान जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि कैसे काम करना है, कैसे सब चीजें करनी है, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, इन्वेंटरी को जो है प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि कॉस्ट जो है वो तब तक की होती है, फैक्ट्री बन जाती, फैक्ट्री में काम जब हो जाता है तब तक की आपकी यहाँ पे जो है इन्वेंटरी हमने ले ली है, तो इसीलिए आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आप अमाउंट इसमें नहीं लोगे। Interest and other borrowing costs are usually considered as not related to bringing the inventory to their present location and condition and are therefore usually not included in the cost of inventory। अब देखो, इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो गया या कोई और बोरोइंग का अमाउंट हो गया, वो भी आप वो क्या आपको हेल्प कर रहा है, आपके जो प्रोडक्शन है उसको अभी तक की सिचुएशन में लाने के लिए नहीं कर रहा, तो इसलिए आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। अगर यहाँ पे मेन चीजें आप देखो ना, तो ये सारी वही चीजें हैं जो P&L की चीजें हैं। P&L में जो एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग का एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, या स्टोरेज या इन सब की चीजें कुछ कॉस्ट हो गई, जो एबनॉर्मल लॉसेस हो गए, ये सारे आपके P&L के आइटम्स है, तो ये सारे वही यहाँ पे लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट फॉर्मूलाज। कॉस्ट फॉर्मूलाज अब कैसे पता चलेगा इन्वेंट्री का अमाउंट कैसे हमें देखना है? फॉर आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। देखो, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका अपना यूनिक नंबर होता है। आपके पास 10 मार्कर आए आपकी फैक्ट्री में, जो आपको आगे जो है इसका कुछ और भी आप बना रहे हो, मार्कर से ही कुछ बना रहे हो, और इनका ना यूनिक नंबर है हर मार्कर का, और हर मार्कर में जो है कुछ के प्राइस अलग है, कुछ के प्राइस अलग है। तो जो आपके पास अब एंड में मार्कर बचे हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इन मार्कर का कॉस्ट क्या है? तो वो जानने के लिए आप क्या करोगे, उनका एग्जैक्ट अमाउंट देख लोगे, क्योंकि सबका यूनिक कोड है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आप उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे ऑफ कॉस्ट मेथड। बट वहीं पे अगर आपके पास बहुत सारे मार्कर्स आए हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हुई हैं जो कि आपके इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती, आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते। जैसे 10 किलो आपने पहले राइस ले लिए थे, अब दोबारा 10-10 किलो ले लिए, तो पहले वाले 10 किलो जो थे 30 रुपए के थे, अब 32 रुपए के, अब 35 रुपए के, या फिर अब 28 रुपए के। तो ये सब क्या है, आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा जो राइस है, कौन सा वाला राइस कितने रुपए में आपने खरीदा था। तो उस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फीफो मेथड यूज कर लीजिए या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको चाहिए कि जो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी रही होगी या हमने कितने में खरीदा होगा। तो इसीलिए आप उसमें फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो खरीदा था या जो बिकता जा रहा है, तो उसमें आपका कितना अमाउंट जो है एट द एंड कितना बचा हुआ है और किस अमाउंट का बचा हुआ है। तो एक और चीज, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, उसमें सिर्फ 2 मेथड को एप्लीकेबिलिटी दी गई है, एक फीफो और वेटेड एवरेज। वहां पे लीफो मत लिख के आना, यहाँ पे सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज मेथड को जो है माना गया है। तो ये 2 मेथड आपको बताए गए हैं फॉर अदर आइटम्स। अब बात करते हैं एनआरवी। यहाँ तक की बात हो गई कॉस्ट की, कि कॉस्ट में आपको अमाउंट पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना कॉस्ट लगा, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट और प्लस अदर कॉस्ट जो भी आपके हो गए। कॉस्ट ऑफ परचेज में ये सारी चीजें आ गई, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपको पता चल गया, और अदर कॉस्ट में भी आपको पता चल गया। कौन कौन सी चीजें आपको नहीं लेनी ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एनआरवी की, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन है वो कॉस्ट और एनआरवी का करना है, और इन दोनों में से जो सबसे कम होगा तब जाकर के हमें पता चलेगा कि हमें किस प्राइस पे वैल्यूएशन करनी है। तो एनआरवी कैसे पता चलेगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आपको पता चल जाए कि यार ये जो मेरा मार्कर है ना, ये कम
कम से कम 20 रुपए का मार्केट में बिकेगा। तो ये क्या है, एस्टिमेट है, पक्का नहीं है, एस्टिमेट है कि इतने में बिकेगा। तो ये आपका आ गया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। हो सकता है आपको कुछ एक्सपेंस पे करने पड़ जाए इसको पे करने के लिए, उसको बेचने के लिए, तो वो आप इसमें माइनस कर दोगे। माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब मान लो इस पे आधा काम हो चुका है, आधा रहता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि मैं ये भी मान लूंगी कि इसमें इतना काम रहता है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का इतना अमाउंट अभी लगना बाकी है, तो वो हम माइनस कर देंगे। ये किस सिचुएशन में होगा, जब WIP होगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की सिचुएशन होगी तब। और उसके बाद आपको मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। अब NRV इज टू बी सीन ऑन ईच एंड एवरी बैलेंस शीट डेट। अब NRV आपको देखनी पड़ेगी हर बैलेंस शीट के डेट पे। इन्वेंट्री शुड बी यूजुअली रिटन डाउन टू NRV ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस एंड नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस। अब आपको क्या करना है, अब मान लो आपके पास 3 से 4 आइटम बनते हैं, तो आप हर आइटम का पहले NRV और कॉस्ट का कंपैरिजन करोगे और फिर इन्वेंट्री में दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरी आप ऐसे ही देख लोगे कि सबकी कॉस्ट कितनी आ रही है और बाकी सब आइटमों की भी NRV कितनी आ रही है, उनका टोटल करके कंपैरिजन नहीं करोगे। यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे, तो इंडिविजुअल बेसिस पे कंपैरिजन होगा कॉस्ट और इन्वेंट्री का हर एक आइटम के लिए, एंड देन उसका फिर जाकर के आप दिखाओगे टोटल अमाउंट। ऐसा नहीं है टोटल कर लिया कि किसका कितना कॉस्ट है और इसका पूरा NRV इतना आ रहा है एंड देन कंपेयर करके दिखाया, नहीं, हमें इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। इन केस ऑफ फर्म कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, NRV शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो अब आपको क्या लग रहा है कि आपके पास जो है 1000 आइटम है, बट इनमें से आपने पहले से ही 200 आइटम्स का, ठीक है, 200 प्रोडक्ट्स का पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं कल को, यानी कि आने वाले 3-4 महीने में या जब भी आपका डेट होगा उसमें हम आपको ये बेचेंगे 80 रुपीज पर प्रोडक्ट पर आइटम, ठीक है, ये आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। बट आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपीज हो चुका है, 100 रुपीज है मार्केट में अभी। तो आप क्या करोगे कि जो 200 आइटम है उनकी जब NRV देखोगे तो वो रखोगे 80 रुपीज से, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। और बाकी के जो 800 बचेंगे वो आप कितने के अकॉर्डिंग करोगे, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग उसका NRV कैलकुलेट करोगे, एंड देन जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसका टोटल आपका पूरा NRV हो जाएगा। तो यानी अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसका सेल वैल्यू लोगे, और बाकी के जो बचे हुए आपकी इन्वेंट्री है, वो आपकी आइटम है, उनका सेल वैल्यू आप मार्केट के अकॉर्डिंग उसका सेल प्राइस निकाल लोगे। तो ये बात आप पे NRV के लिए बोली गई है। उसके बाद बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एंड अदर सप्लाई। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एंड अदर सप्लाई, कुछ मटेरियल भी होते हैं जो, या फिर वैल्यूएशन आप कैसे करोगे उसका जो वैल्यूएशन है वो बात की गई है पैरा नंबर 24 में। इफ finished product in which such raw material is to be used is expected to be sold at or above cost price, यानी सेलिंग प्राइस जो है फिनिश गुड का वो ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है कम है। तो ये एक बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर आपका कोई फिनिश गुड है, ये मार्कर है, इसका सेलिंग प्राइस आप मान लो 100 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस इज ऑब्वियसली मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो वैल्यू रॉ मटेरियल एट कॉस्ट प्राइस, तो जो कॉस्ट वैल्यू है मटेरियल का वो कॉस्ट प्राइस पे करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप ये मार्कर का जो आपके पास सामान है इसको मार्केट में मार्कर को में कन्वर्ट करके बेचोगे और आप तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर आप इसको कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू करोगे। लेकिन सिचुएशन अगर उल्टी हो गई, आपके पास जो है मार्कर का सामान पड़ा है 100 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज है, और वहीं आपको लग रहा है कि मैं अगर इसको कन्वर्ट भी करूंगा ना तो मार्केट में जब मैं इसको सेल करूंगा तो ये 80 रुपए से ज्यादा का बिकने का नहीं है, तो उस केस में क्या आप ये बेवकूफी करोगे कि इसको कन्वर्ट करूं और तब मार्केट में बेचूं? नहीं, तब आप क्या करोगे, सीधा सीधा रॉ मटेरियल उठा करके मार्केट में भेज दोगे कि आप ये रॉ मटेरियल खरीद लीजिए, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जिस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वैल्यू करोगे रॉ मटेरियल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस में लोअर होगा आप उसमें जो है उसको बेच दोगे, यानी आप उसको रखोगे नहीं। सीधी सी बात है, जब आपको पता है आपके पास जितना सामान पड़ा है, अगर आप उसको कन्वर्ट करके बेचते भी हो तो भी आपको लॉस होने वाला है, तो उस सिचुएशन में आप सीधा सीधा सामान जो है बेच दोगे। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो रॉ मटेरियल है उसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे।
नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिस्क्लोजर आपको करने जरूरी हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आप इन्वेंट्री दिखाओगे तो आपको भी बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपने कौन सी यूज की है, क्या आपने फीफो यूज किया है, क्या आपने वेटेड एवरेज यूज किया है। तो वो सारी पॉलिसी आपको बतानी पड़ेगी कि आपने कौन सी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन की है। कॉस्ट फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है, कॉस्ट फॉर्मूला आपने कौन सा यूज किया है, यानी आपने क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फीफो है या लीफो है, वो सब आप यहाँ पे बताओगे। नेक्स्ट वन इज टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो कैरिंग अमाउंट, आपने जो भी इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट में दिखाई होगी उस इन्वेंट्रीज का कैरिंग अमाउंट कितना है और उसका क्लासिफिकेशन यानी कि किस आइटम पे कितना अमाउंट आपका लगा हुआ है कैरी करने के लिए, तो वो सब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, जहां पे आपकी ये सारी डिटेल आप दिखाते हो। तो ये बात की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी इशू हो सो प्लीज लेट मी नो, एंड अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।